यस, सो दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ सोशोलॉजी, जिसमें हम क्वेश्चन 4 तक देख चुके थे। क्वेश्चन 5 जो 2 मार्कर्स है उस पर हम बात करेंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन एंड द ग्रेट ट्रेडिशन। मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो रुक गया था। सो द ग्रेट ट्रेडिशन एक बड़ा ट्रेडिशन ऐसा है। सबसे पहली बात आती है कि ट्रेडिशन क्या है। हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हो सकता है हमारे से सोशोलॉजी में ये भी पूछ लिया जाए कि परंपरा से आप क्या समझते हैं, ट्रेडिशन क्या होते हैं। तो आपको यहाँ बताना होगा इट इज अ बिलीफ और बिहेवियर। कोई मान्यता है या कोई व्यवहार है जिसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग होता है या जिसका कोई अर्थ होता है, और उस अर्थ के परिप्रेक्ष्य में ही उसे लागू किया जाता है या लोगों के द्वारा उसको फॉलो किया जा रहा होता है, उसको माना जा रहा होता है, वो एक परंपरा बन चुका होता है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिशन, यानी कि परंपरा क्या है और उसका अपने आप में एक महत्व होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्या महत्व है किसी भी चीज का। मान लीजिए हमने किसी को एक ट्रेडिशन हमारे यहाँ पर है, एक परंपरा है किसी को भी मॉर्निंग विश करने की या ग्रीटिंग्स विश करने की। ग्रीटिंग देते हैं ना, हम किसी को भी कोई मिल गया तो हमने उसको बोला कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने से क्या होता है, क्या मॉर्निंग गुड हो गई? पर ये एक परंपरा बन चुकी है। हम धर्म के आधारित भी कुछ परंपराएं होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मिला, जैसे मैं मिलूंगा या कोई अगर मिले तो हमने कहा उससे राम राम। तो राम राम करने से क्या होता है, राम का नाम लिया हमने। धर्म के आधार पर यह है कि हमने एक बार ईश्वर को याद किया। हमने अगर किसी को, तो वो चीज है कि जब भी आप किसी को ग्रीटिंग विश कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी को जन्मदिन पर विश किया, करते हैं ना। और जो ज्यादा इमोशनल होते हैं वो तो बिल्कुल याद रख के करते हैं कि 11:58 पर एक मैसेज लिख के तैयार रखा हुआ है और 12:05 पर, 12:01-2 पर तुरंत मैसेज पोस्ट किया जाएगा। ठीक है। सो वो चीज जब हम इमोशनल होते हैं तो यही होता है, सबके साथ होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। या कुछ विशेष जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके लिए ऐसा किया जाता है, कॉल भी कर लिया जाता है। तो वो विश करने से, आपने किसी को हैप्पी बर्थडे विश किया, क्या उसको हैप्पी बर्थडे विश करने से उसके बर्थडे पर या उस बर्थ डेट पर कोई स्पेशल चेंजेस आया, उसको अच्छा फील हुआ, ये ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर परंपरा बन चुकी है। ऐसी एक परंपरा का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जो ये मान लीजिए कि एक तोपों की सलामी देने की परंपरा है। तोपों की सलामी देने की परंपरा कहाँ से आई है? बंदूकों से 21 तोपों की सलामी दी या 51 गन की सलामी दी गई। तो सलामी देने की परंपरा कहाँ से आई? सलामी देने की परंपरा वहां से आई कि जब मिडाइवल एजेस में, मध्यकालीन युग में पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध होते थे, कोई एक विजेता जीत जाता था, तो जो हारी हुई सेना है उसके सारा जो आर्सेनल है, उसका सारा जो जखीरा है या उसके सारे जो हथियार है, आयुध है, उनको वो डिफ्यूज करते थे। डिफ्यूज करने का तरीका यही होता था कि जितने आपके पास गोले हैं उन सबको चलवा देता था। और वहीं से ये परंपरा चल पड़ी कि एक तोपों की सलामी दी जाती है रेस्पेक्ट में। तो वो रेस्पेक्ट में ही था कि जो जीता उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, कौन हारा हुआ तो उसकी जितनी भी बंदूकें हैं, जितनी भी तोप है, जितना भी उसके पास आयुध भंडार है, उस सबको खाली करवा दिया जाएगा, वो सारे फटाके चला दिए। ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर काला कोट पहनना वकीलों के द्वारा। ये एक परंपरा चल गई। वो एक कैप भी लगाते हैं कई बार, एक टोपी भी लगाई जाती है वकीलों के द्वारा। जब ग्रेजुएशन की मार्कशीट अवार्ड होती है, ग्रेजुएशन की जब डिग्री दी जाती है, तो ग्रेजुएट्स को भी वैसे काले कपड़े और वे टोपी पहनाई जाती है। तो वो एक परंपरा है, उसका और कोई पर्पज नहीं है, पर एक वो मीनिंगफुल है, उसका एक महत्व बन गया और वो चली आ रही है। दिस इज कॉल्ड द परंपरा। ठीक है। अब लघु परंपरा और महान परंपरा क्या होती है? तो लघु परंपरा वैसी परंपराएं होती है जो कि कुछ जो ये मान लीजिए कि कुछ नॉर्मल कास्ट हैं। कास्ट का मतलब जातियां, ऊंच नीच की बात नहीं है, बट कुछ ऐसे समुदाय हैं जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं, उनके द्वारा जिसको फॉलो किया जाता है। और ग्रेट ट्रेडिशंस वो हैं जो बड़े लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। और संस्कृताइजेशन में यही होता है कि जो निचले तबके के लोग हैं वो ऊपर के तबके के लोगों की जो परंपराएं, मान्यताएं हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, उनको सीखते हैं, उनको अपने जीवन में ले आते हैं। ठीक है। अब ये बात कि ये चीज बताई किसने, जब हम इसको जस्टिफाई कर रहे होंगे कि हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। 20th सेंचुरी में रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये कंसेप्ट लाया गया और इन्होंने काश्तकार वर्ग और काश्तकार वर्ग के ऊपर जो होते थे लैंडलॉर्ड्स या जमीन के जो मालिक होते थे, उन वर्गों में ये कंपैरिजन किया है। तो पीजेंट सोसाइटी और इनके बारे में इन्होंने बताया है। अब
हम देखते हैं कि लोकल कस्टम्स और डोमिनेंट क्लास, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोकली व्याप्त होती है, सभी उसको फॉलो कर रहे होते हैं, पर डोमिनेंट कास्ट जो है, जो रिच पीपल है, उनके कुछ अलग तरह के कस्टम्स होते हैं, उनकी कुछ अलग तरह की परंपराएं होती हैं। वो डिफरेंस यहाँ पर है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि व्रत, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि तेरहवीं करना। तेरहवीं करना आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पर इस पर बैन लगाया हुआ है, कई कास्ट ने भी अपने आप में बैन लगा लिया, कई जातियों ने, कि वो तेरहवीं में किसी के यहाँ खाना खाने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु भोज जो होता है, ये अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करता है या फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है। पीछे वालों पर मान लीजिए कि पिताजी की डेथ हो गई या घर में कोई बुजुर्ग थे, दादाजी की, उनकी डेथ हो गई, तो पीछे जो बच्चे हैं उनमें वो अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो भी वो कर्ज लेकर भी मृत्यु भोज कर रहे होते थे। तो मृत्यु भोज की परंपरा को हमने समाप्त किया। इसमें चित्तौड़ में एक जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज, उनके द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था कि उन्होंने शुरुआत में इस चीज़ पर उस जिले में पर्टिकुलर बैन लगा दिया था। धीरे धीरे राजस्थान में एक अच्छे से व्याप्त हो चुकी है और लगभग सभी समाज ने इस चीज़ का बाइकाट करना शुरू कर दिया और जाते ही नहीं है। तो ऐसी परंपराएं, ये जरूरी नहीं है कि पैसे वाला आदमी फॉलो करता हो, मतलब रिच पीपल इसको फॉलो करते हो या ऊंची जात जो कहा जाता है सो कॉल्ड, उनमें ये फॉलो की जाए, नहीं की जाती। ऐसी चीज़ों को अगर वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं, एक बार में, एक बार बैठकर उन्होंने डिसाइड कर लिया, मान जाते हैं। पर गरीब आदमी या जो छोटा आदमी है, नीची जात का आदमी है, उसके ऊपर हमेशा सामाजिक दबाव रहता है इन परंपराओं को मानने का। वो होती है लघु परंपरा। ग्रेट ट्रेडिशन क्या होगा? ग्रेट ट्रेडिशन वैसा होता है जिनको बड़े लोग फॉलो कर रहे होते हैं, बड़े लोगों की जो आते हैं सो कॉल्ड, या उनके द्वारा जिन परंपराओं को माना जाता है, जिसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि क्लब्स। जब आदमी गरीब से अमीर बन रहा होगा, वो क्लब्स की मेंबरशिप ले रहा होगा, वो कई सारे क्लब्स में जुड़ रहा होगा। ऐसा ही होता है जिम जाना। अगर मैं आपको अभी की रिसेंट परंपराओं की बात करूं, आम आदमी, गरीब आदमी, खेतीहर आदमी या जो वर्किंग क्लास आदमी है, वो नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें फॉलो। पर जैसे ही वो रिच बन रहा होगा, जैसे वो पैसे वाला बन रहा होगा, तब एक पर्टिकुलर टेंडेंसी उसमें डेवलप हो रही होगी। मैं यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, युवाओं को एक तरफ कर दो, पर उसके बाद में एक ऐसी टेंडेंसी बन रही होगी कि वो सडनली जिम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पर भी एक कम्युनिटी है, उनका वहाँ पर भी एक ग्रुप है। तो ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जिनको ऊंची कास्ट या ये लोग फॉलो करते हैं, मतलब कि एक अपर क्लास द्वारा जो फॉलो किया जाता है, उसको ग्रेट ट्रेडिशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन्होंने जो 20th सेंचुरी में जो काश्तकारी वर्ग में इस चीज़ को एनालाइज किया था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज करने में यही चीज़ें, मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए रिसेंट एग्जांपल्स हैं, उन्होंने कास्ट बेसिस पर ही किया था, जाति के आधार पर ही किया था, और वैसा बताया था कि जो नीची जातियां हैं उनके द्वारा ऊंची जातियों के ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। इसमें क्या एग्जांपल्स हैं? इसमें कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे कि नॉन वेज। तो अगर ऊंची जात के लोग मांसाहारी नहीं है, मांसाहार नहीं खाते हैं, तो नीची जात का व्यक्ति भी जब संस्कृताइजेशन में आ रहा होगा या ऊंचे तबके की तरफ बढ़ रहा होगा, तो वो सबसे पहले ये करेगा कि वो नॉनवेज खाना बंद कर देगा, शराब पीना बंद कर देगा। अगर ऊंची जात के व्यक्ति शराब नहीं पी रहे हैं, और ऐसा चलन है कि उसे इसलिए उत्कृष्ट माना जाता है क्योंकि वो शराब नहीं पीता, तो नीची जात का व्यक्ति भी जब संस्कृताइजेशन की प्रोसेस में होंगे, या पूरी कास्ट जब संस्कृताइजेशन की प्रोसेस में होगी, तब वो शराब नहीं पी रहे होंगे या शराब पीना बंद कर देंगे। गेटिंग दिस? चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। लिंग स्तरीकरण की अवधारणा क्या है? स्तरीकरण का मतलब यह होता है कि कौन से लिंग को टॉप पर माना जाए, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। थर्ड जेंडर का मतलब समझते हो ना? क्वीर कम्युनिटी जिसको बोलते हैं। अभी अभी रिसेंटली वर्डिक्ट भी आया था कि इनको शादी करना फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको शादी करने के राइट को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता, कि शादी करना सभी के लिए मौलिक अधिकार है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि शादी करेंगे इसे, और अपने आप को खुशकिस्मत मानना कि हमारे समाज में अभी तक, राजस्थानी समाज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे है कि कुछ भी हो जाए पर पकड़ के शादी तो करवा ही देते हैं। वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। राजस्थान की समुदाय की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर ये अवेलेबल है मौलिक अधिकार की तरह, कि शादी तो घर वाले करवा ही देंगे। ठीक है, चलिए। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन की बात अगर हम करें, तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन आएगा, नंबर 3 पर कौन आएगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब एक तबका बनाया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं, स्टेप्स बनाए गए हैं। अब ये बात कि ये जो स्तरीकरण की अवधारणा है, स्तरीकरण किसके आधार पर हो सकता है, आपको ये समझना होगा। तो स्तरीकरण हो सकता है कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर होता है समाज में, बिल्कुल।
पैसे के आधार पर होता है? बिल्कुल होता है। रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर होता है? हाँ होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वो अपने आप को ऑलरेडी ऐसा मानते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे क्षेत्र से आते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का व्यक्ति ले लीजिए, वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट के वैसे व्यक्ति ले लीजिए, नेपाली कम्युनिटी ले लीजिए, तो वो जब इन समाजों में आते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऐसा फील होता है कि वो निचले तबके के। क्षेत्र आधारित भी होता है और जेंडर आधारित तो बिल्कुल होता है, मतलब लिंग आधारित होता है। अब हम आते हैं इस बात पर, ये मैंने स्ट्रेटिफिकेशन आपको बताया है। अब इस क्वेश्चन की डिमांड पर आते हैं कि लिंग स्तरीकरण की क्या अवधारणा है और इसके समाज पर क्या प्रभाव। तो लिंग स्तरीकरण में दो चीजों को सबसे पहले देखा जाएगा कि नंबर 1 पे मेल है, दूसरे पर फीमेल है और थर्ड पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। ठीक है। अब जब लिंग स्तरीकरण की बात की जाती है तो उसके हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमने बता दिया कि लिंग स्तरीकरण क्या है। अब हम ये बताएंगे, उन्होंने पूछा ना पहले कि एक्सप्लेन कीजिए, तो द फर्स्ट डिमांड इज कि हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसके प्रभाव क्या है। ठीक है, तो जब हम प्रभावों की बात कर रहे हैं और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, तो एग्जाम्पल जब हम लिख रहे होंगे जिसमें एक चीज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक मान्यता है, या ऐसा कहा जाता है जब भी किसी की शादी हो रही है तो लड़के वाले को, सब लगभग मानसिकता की बात कर रहा हूँ, तो लड़के वाले की लगभग मानसिकता ये होती है कि अपने से गरीब की बेटी से शादी करना, मतलब जो अपने स्टैंडर्ड का हो, आपकी प्रॉपर्टी, पैसे, आपकी इनकम, आपका जो आर्थिक स्तर है उससे निचले तबके की बेटी लाई जाए। ये हुआ लिंग स्तरीकरण। क्यों? ताकि वो दबके रहेगी, ताकि वो आपके यहाँ पर किसी चीज में, हर चीज में, मतलब हमने एक लिंग स्तरीकरण इस तरह से कर दिया है कि जो डिसीजन मेकिंग है, किसी भी चीज का निर्णय लेना है परिवार में, उसमें महिलाओं की भूमिका नगण्य रखी जाती थी। तो उसी आधार पर यह किया गया कि ऐसे घर की लाओ जिसको अपने आप में वो कॉन्फिडेंट नहीं हो, आर्थिक रूप से आपके सामने स्टैंड नहीं कर सकते हो, तो वो आपके यहाँ पर हर चीज में पार्टिसिपेशन नहीं कर रही होगी और वो भागीदारी की डिमांड भी नहीं कर रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं, सामाजिक जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो गरीब की बेटी, या फिर आप लिंग आधारित जो हमारे यहाँ पर स्तरीकरण है उसी का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। सती प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि जब हस्बैंड की डेथ हो रही है तो उसके बाद में उसका जीवन लगभग नगण्य मान लिया। ये लिंग के आधार पर ही है ना, वो भी अपनी जिंदगी जी सकती है, वो भी सब कुछ कर सकती है, पर उसकी जिंदगी को लगभग नगण्य मान लिया। इसलिए जब पति को फाइनली जलाया जाना चाहता था तब उसको जीवित उसके साथ में जला दिया जाता था। इसको बोला जाता है सती प्रथा। या फिर लिंग स्तरीकरण का ही एक उदाहरण है ऑनर किलिंग, जो प्रेस्टीज के आधार पर हमारे यहाँ पर हत्याएं कर दी जाती है, ये भी इसका उदाहरण है। ठीक है। तो इसके जब प्रभाव की बात करते हैं हम, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, या लिंग के आधार पर, मैं यहाँ पर इसका बता रहा हूँ आपको कि इसको लिखेंगे कैसे, कि लिंग के आधार पर किसी तरह का जो पक्षपात किया जाता है, जिसका आधार, जिसको मतलब पक्षपात कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं, वो शिक्षा में किया जा सकता है। हाँ, बेटों को अच्छी शिक्षा दिलवाई जाए, बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाई जाए। विवाह के मामले में, चाइल्ड मैरिज में अगर आप देखेंगे तो लड़कों की उम्र लगभग ज्यादा होती है, लड़कियों की कम रखी जाती है। इसके साथ में गर्भ धारण के अधिकार और सेक्सुअल वायलेंस जो होता है, या जो ऐसी घटनाएं, सेक्सुअल वायलेंस की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के भी रिपोर्ट्स कम होना, उनको दबा दिया जाना, ये भी एक लिंग स्तरीकरण या जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। डोमेस्टिक वर्क को, जो घरेलू काम है, घरेलू काम के बारे में आप जानते होंगे कि घर में महिलाओं की जो हेल्प है, मतलब कि मैं अगर कोई काम कर पा रहा हूँ तो कहीं फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, महिलाओं की तरफ से मेरे घर में सपोर्ट है, इसलिए मैं अपने काम को कर पाता हूँ। अगर मैं 12 से 14 घंटे वर्क कर पा रहा हूँ तो 12 से 14 घंटे काम करने वाले व्यक्ति के पीछे परिवार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो अगर आपकी महिला है, पर आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, या परिवार की जो महिलाएं हैं, वो परिवार के पुरुषों के काम करने के पीछे एक बैकबोन होती है, पर उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये भी एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, और इस चीज़ की डिमांड भी उठती है, और इस चीज़ के कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं कि इस चीज़ का रिकॉग्निशन या इसकी एक पर्टिकुलर पेमेंट या इसकी सैलरी या इस कंट्रीब्यूशन, इस योगदान के लिए
कोई आर्थिक जो एक पक्ष है उसको डिसाइड कर दिया जाए कि इस काम के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए जितनी इनकम परिवार की होगी उसमें से इतना परसेंट वो महिलाओं की भागीदारी होगी, क्योंकि उन्होंने पूरा घर संभाला है। तो इसको बोला जाता है घरेलू कार्य का जो सहायता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ओके, अब हम इस बात पे आते हैं कि इसके प्रभाव क्या है। ठीक है, ये हमने बता दिया कि ये स्ट्रेटिफिकेशन है जेंडर के बेसिस पर, और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके समाज पर क्या प्रभाव होते हैं। तो समाज पर प्रभाव इसके सिंपल से हैं कि लेस कॉम्पिटिटिव इन एवरी फील्ड। जो भी जिस जेंडर के साथ में या जिस लिंग के साथ में भेदभाव किया जा रहा है वो सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में वह प्रतियोगिता में पिछड़ जाएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये हो गए इसके प्रभाव, क्योंकि ये 2 मार्कर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन शेपिंग द क्लास डिस्टिंक्शंस इन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हमारे यहाँ पर कुछ क्लास डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। क्लास डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वही जो मैंने अभी बताया है, जो जाति आधारित होता था कि नीची जात और ऊंची जात, वो क्लास हो गई, अब वर्ग बन गया है। वर्ग में आप लोगों ने सोशियोलॉजी में पढ़ लिया होगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है। तो वर्ग में होता है कि एक अपर क्लास लोग हैं, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हमारे यहाँ ऐसा हुआ है? हाँ, क्योंकि इनकम की डिस्पेरिटी हमारे यहाँ पर बढ़ी है। अब इस चीज को जस्टिफाई हम करेंगे, होता क्या है। तो इकोनॉमिक क्लास बेस्ड ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो आर्थिक वर्ग है उनको हम आय के वितरण के आधार पर डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर है। एक ऑक्सफैम इंडिया, ये अगेन मैं वही बात बोल रहा हूं कि हमें अपने जो कंसेप्ट है उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, जब हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाइड आंसर है तो वो ऑथेंटिक आंसर होता है। तो ऑथेंटिक आंसर के लिए हम यहाँ पर ऑक्सफैम इंडिया एक थिंक टैंक है, एक एनजीओ है जिसके द्वारा सर्वे करवाए जाते हैं। किस पर? ये गरीबी पर सर्वे करता है। मोस्टली जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, आय का वितरण है, वो समान रहा या असमान रहा, जो संपत्ति का वितरण है उसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी करता है। इस बार की 2023 की जो रिपोर्ट इन्होंने, देखिए मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ जिनसे आंसर स्टैंडर्ड बनेगा, वरना घिसा पिछला आंसर सब लिख के आ रहे होंगे। जब आप ऐसी चीज़ों को कोट कर रहे होंगे, जब आप ऑथेंटिक चीज़ों को कोट कर रहे होंगे, तब आपके आंसर में भर भर के नंबर आते हैं। तब आपकी कॉपियाँ आपको फाइनल मेरिट में भी एक अच्छी रैंक प्रोवाइड करवाती है। सो ऑक्सफैम इंडिया 2023 ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सुना होगा ना, जो डार्विन का सिद्धांत था जीवन संघर्ष का, उसी का इन्होंने नया नाम चेंज करके दिया है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। मतलब रिच लोग कितना सर्वाइव करेंगे या कितना सर्वाइव कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि भारत की टॉप 30% जो आबादी है, जो टॉप रिच 30% लोग हैं, उनके पास जितनी वेल्थ है, जितनी टोटल संपत्ति है देश में, उस संपत्ति का 90% यही लोग होल्ड करते हैं। समझ रहे हैं बात को? ऊपरी वर्ग या जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं या टोटल पॉपुलेशन का जो टॉप का 30% है, वो 90% जो वेल्थ है उसे होल्ड करता है। अब कितने बचे? 70% लोग केवल 10% जितनी संपत्ति है उसमें काम चला रहे हैं। इट शोज द इनकम इनइक्वलिटी। तो हाँ, ग्लोबलाइजेशन के आने से, वैश्वीकरण के आने के बाद से हमारे यहाँ पर इस तरह की जो वर्ग भेद है वो बढ़ा है। ये 1990 के बाद की रिपोर्ट से जारी होता है। ये हमने इसको जस्टिफाई किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ दलित्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत के कॉन्टेक्स्ट में दलित शब्द की अवधारणा की व्याख्या करें। तब हम बताएंगे कि दलित कहाँ से आया, इसका हम बेसिस देंगे। तो दलित शब्द संस्कृत का शब्द है। इसका संस्कृत में अगर शब्द देखा जाए या संधि विच्छेद करके इस तरह से इसका ओरिजिन देखा जाए कि ये शब्द कहाँ से आया, तो उसको दल में बटे हुए ऐसे लोग जो अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे, अलग अलग कबीलों में रहते थे, अलग अलग इनके समूह बने हुए थे, उनको दलित कंसिडर किया जाता था। क्यों?
क्योंकि जब एग्रेरियन सोसाइटी डेवलप हुई, जब ह्यूमन सेटलमेंट होने लगा, मानव घर बसाकर रहने लगा, तब तक भी कई ऐसे ग्रुप्स रह गए जो इस तरह से घर बसाकर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर, इस पर सुचारू रूप से जिनका सेटलमेंट्स नहीं हुए थे। अभी भी ऐसी कई सारी कम्युनिटी, हम अंडमान निकोबार में देखते हैं ना कि उनकी अलग ही कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटीज, तो उनको ये कंसिडर किया जाने लगा, उनको संस्कृत में जो शब्द है ओरिजिन है, या जो ब्रोकन स्केटर्ड रहते थे, अलग अलग रहते थे दलों में, उनको दलित कहा गया। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने एक कंसेप्ट बता दिया कि संस्कृत के शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है, और इनको पूर्व में अछूत भी माना जाता रहा है समाज में। और ये हमारे जो स्तर है समाज का, या समाज का जो बंटवारा हुआ है, उसमें सबसे निम्न स्तर पर इनको कंसिडर किया जाता है। ये हम कंसेप्ट बता रहे हैं जो इसमें पूछा है, ठीक है। और जो वर्ण सिस्टम है, या हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें चतुर्वर्ण है, उन चतुर्वर्णों में भी इसको पांचवा वर्ण माना गया है। ये पंचम, इसको चतुर्वर्ण व्यवस्था में, परंपरा में पांचवा वर्ण कंसीडर किया गया। मतलब ये चारों वर्णों के बाद भी निचला तबका कंसीडर किया जाता है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंडियन दलित इन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोशल क्लासेस इन इंडिया? भारत में कितने प्रकार के विभिन्न वर्ग होते हैं? तो हम जब सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जब हम देखें तो क्लास क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि वर्ग क्या है, पूछा भी गया है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्ग क्या होता है, तो हम लिखेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में वर्ग वो है जहाँ पर समान सामाजिक स्तर के लोग आपस में समूह बनाकर रहते हैं, उनको एक पर्टिकुलर वर्ग कंसिडर किया जाता है, पीपल विद सिमिलर स्टेटस इन सोसाइटी। अब ये बात की ये कहाँ से आई, तो एक सोशोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका सोशोलॉजी में भी नाम आता है। देखिए पहले कई सारे ऐसे थिंकर्स और ऐसे लोग होते थे, थ्योरिसिस्ट, जिनका नाम साइंस में भी आता था, सोशोलॉजी में भी आता था, पॉलिटी में भी आ जाएगा, और इकोनॉमी में भी आ जाएगा। तो मिडिल एजेस में या मध्य काल के समय में एक कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे व्यक्ति हुए थे जिनका कई क्षेत्रों में योगदान होता था। और इसके साथ में एक और बात है कि ये बुद्धिजीवी होने के साथ में ये बलशाली भी हुआ करते थे। मतलब ये योद्धा भी थे और ये थिंकर्स भी थे। ऐसे मध्य काल में कई सारे ऐसे लोग हुए हैं। मतलब अभी जो सो कॉल्ड एक मान्यता है ना, कोई लंबा थोड़ा बॉडी बिल्डर आदमी है और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत बुद्धि होगा, वो मान्यताएं उस टाइम पर नहीं थी। तो पूर्व काल में ऐसे लोग हुए हैं जो योद्धा भी बहुत अच्छे थे, सेनापति भी बहुत अच्छे थे, और थिंकर्स भी बहुत अच्छे थे। तो वैसे लोगों में जैसे हम नाम लें कांट का नाम आपने आपके इथिक्स वाले पार्ट में बहुत आता है। तो कांट को अगर आप देखेंगे तो कांट का नाम जितने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे लगभग सभी में आता है। उनका नाम पॉलिटी में भी आ जाता है, उनका नाम इकोनॉमी में भी आ जाता है, फिलोसॉफी में तो आता ही है। इसके साथ में अर्थव्यवस्था भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर कांट की धारणाएं आती है। तो कांट एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कई जगह साइंस में ऑब्वियसली उनका बहुत जगह नाम आता है। तो मैक्स वेबर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी बताई थी, ठीक है। हम ये बताएंगे कि ये सोशल क्लासेस जो हैं, जो हम वर्ग की बात कर रहे हैं क्लास की, वो क्या है, आया कहाँ से। तो हम पहले ये बताएंगे कि पूर्व में ऐसी मान्यताएं, ऐसी धारणाएं व्याप्त थी, जबकि मैक्स वेबर के सिद्धांतों पर आधारित, जाति आधारित ही जो स्ट्रेटिफिकेशन है या जाति आधारित ही विभेद को देखा जाता था। परंतु एक व्यक्ति हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा कि ये सब बेवकूफ बनाने की बात है, जातवात कुछ नहीं होती है, मैटर करता है पैसा, मनी के आधार पर ये चीजें सारी डिसाइड हो रही होती है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि जब मनी के आधार पर सारी चीजें डिसाइड हो रही है तो वो कास्ट नहीं है, जात नहीं है, वर्ग है। और अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, स्कूल गोइंग एज में भी पढ़ा हो, कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, या पॉलिटी में आपको पढ़ाया गया हो मार्क्सिज्म, उन्होंने दो वर्ग बताए हैं, एक तो बुर्जुआ वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग वो है जो कि कैपिटल क्लास है, सर्वहारा वर्ग वो है जो मजदूर क्लास है, लेबर क्लास है। उन्होंने क्लास का डिस्क्रिमिनेशन बता दिया, और पूर्व काल से ही पूरे इतिहास को उन्होंने क्लास पर डिवाइड कर दिया। जैसे कि कई
मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में ऐसा होता था कि पहले फ्यूडल हुआ करते थे। फ्यूडल का मतलब सामंत। सामंत वो लोग जिनके जमीनों के मालिक हैं, और काश्तकार लोग जो उनकी जमीनों पर वर्क करते थे, लेबरर्स थे। तो ये हो गया क्लास। अगेन उन्हें इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर वो लोग हैं कैपिटलिस्ट, जिनके पास पैसा है, और जो पूंजीपति हैं वो पूंजीपति ही फैक्ट्री के, कंपनीज के, इनके सबके मालिक हैं, और बाकी कई सारी भीड़ है जो उनके यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं। ये उन्होंने डिवाइडेशन दिया। तो जब हम वर्क की बात कर रहे हैं, सोशल क्लास की बात कर रहे हैं, तो उसमें कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आएगा, और कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन बताया है, आर्थिक जाति या आर्थिक वर्ग, सॉरी मैं यहाँ पर जाति और वर्ग शब्द को इंटरचेंजेबली इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। वर्ग अलग चीज है, जाति अलग चीज है। जाति जन्म के आधार पर है, वर्ग आपका जन्म के आधार पर नहीं है। पर क्या वर्ग भी जन्म के आधार पर हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है। आज अगर एक बिलेनियर का बेटा है तो बिलेनियर का बेटा भी उस क्लास में ही पैदा हुआ है, तो वो भी उस वर्ग में रहेगा, वो भी जन्म आधारित अब होने लग गया है। समझ रहे हैं बात को? मैं तो इंडिया के कुछ सो कॉल्ड बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज हैं, उनके परिवार के बच्चों के बारे में अगर आप सोचें तो आप इस चीज़ को रियलाइज कर पाएंगे कि वो भी उसी, वो बाय बर्थ है। ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने तीन इसके वो दिए हैं, दिस इज अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। इन्होंने तीन क्लासेस भारत में बताए। चलिए, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस संस्कृताइजेशन? संस्कृतिकरण को कौन से मुख्य कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? अब मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना सीखो। हमें इसको जस्टिफाई करना है। तो जब हम इसे जस्टिफाई कर रहे हैं तब हमने एक सोशोलॉजिस्ट अंकल हैं जिन्होंने संस्कृताइजेशन शब्द बताया, और संस्कृताइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें इन्हीं अंकल ने, एक तरह से मान लीजिए कि इन्होंने ही इसकी रिसर्च करी है। तो एम.एन. श्रीनिवासन 1952 में एक अंकल थे जिन्होंने ये थ्योरी दी संस्कृतिकरण की, कि नीची जातियां जब ऊपर की जात बनना चाहती हैं या हायर क्लास में शिफ्ट होने की कोशिश कर रही होती है, तब वो ऐसी परंपराओं को एडॉप्ट करती हैं जो कि उच्च जातियों में होती है। जैसा मैंने आपको बताया है कि शराबबंदी या फिर नॉनवेज नहीं खाना, वो उसको कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने लगते हैं या मानने लगते हैं। तो संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लो कास्ट या ट्राइब पीपल जो कस्टम्स, रिचुअल्स और आइडियोलॉजीज जो हैं हाई क्लास की, उसको फॉलो करते हैं, इसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं। ये मैं बता चुका हूं। अब वो कौन से कारण हैं जो संस्कृताइजेशन को प्रभावित करते हैं? संस्कृताइजेशन आएगा कहाँ से? संस्कृतिकरण होने क्यों लगेगा? ऐसी क्या कारण होंगे? ये सोचो कि कोई भी नीची जात का आदमी ऊंची जात के आदमी की तरह बिहेव करने लगेगा, या पूरी की पूरी कास्ट उच्च कास्ट की तरह बिहेव करने लगेगी। इसका क्या कारण होगा? इसका क्या तरीका होगा? क्या रीजन रहे होंगे? तो जब हम इसके रीजन की बात कर रहे होंगे तब हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं मनी मैटर्स, पैसा उसमें मुख्य कारण होगा। तो जब मुख्य कारण पैसा हो रहा होगा तो उसमें आएगा उद्योगीकरण। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होगा तो लोगों के पास पैसा आ रहा होगा। तो नीची जात के लोगों के पास भी जब औद्योगिकरण से जुड़ रहे हैं और पैसा आ रहा है, तो वो ऊंची जात के लोगों की तरह अपनी लाइफ स्टाइल को रखने की कोशिश करेंगे। तकनीक, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा होगा, शिक्षा, रोजगार का सृजन हो रहा होगा, रोजगार का स्थानांतरण हो रहा होगा। रोजगार का स्थानांतरण का मतलब कि अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया से निकलकर अर्बन एरिया में जब एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा संभावनाएं होती है, तो शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जाति आधारित छुआछूत कम होने लगती है, या जाति आधारित छुआछूत कम होने से निचली जात के लोग भी ऊंची जात के लोगों की तरह अपलिफ्टेड हो जाते हैं, जल्दी हो पाते हैं। तो ये संस्कृतिकरण के मुख्य कारण होते हैं। और किसके आधार पर, कौन इसको बता रहा है? एम.एन. श्रीनिवासन अंकल ने इस चीज को बताया है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द 2 मार्कर क्वेश्चंस। हम 5 मार्कर्स रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं।